राहुल, थैंक यू पिंटू। ओके, तो शुरू करते हैं। आप लोगों ने काफ़ी सारा किया होगा ये सेशंस, फिर भी वी विल गो थ्रू अ क्विक लिस्ट ऑफ डूस एंड डोंट्स। शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदी जो है दैट्स नॉट माई मदर टंग, तो हो सकता है कि बीच में थोड़ा मुझसे गलतियाँ हो बात करते वक्त, माफ़ कीजिएगा। जहाँ तक पॉसिबल है, हमारा टॉपिक कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, बट फिर भी जहाँ तक पॉसिबल है मैं हिंदी में ही बात करूँगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। कभी भी कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं पॉज करके एड्रेस करूँगी। अगर ये डाउट बाद में स्लाइड्स में क्लैरिफाई हो रहा है तो मैं तब आपको बताऊंगी कि ये आने वाले स्लाइड्स में मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी। तो हमारा ये है कि हम काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, फेसबुक में भी हमारे कुछ दोस्त देख रहे हैं, तो हम ये कोशिश करें कि हम किसी को डिस्टर्ब ना करें। सब ने अपना कीमती वक्त पढ़ाई के लिए यहाँ आए हैं, वो वक्त यूज़ करके, तो लेट्स रेस्पेक्ट द लर्निंग। अगर आपके कमेंट्स हैं तो प्लीज़ प्राइवेटली नहीं, कॉमनली शेयर कीजिए और रेलेवेंट कमेंट्स रखिए। मैं चाहूँगी कि आप नोट्स ले हो, जिनके ईमेल आईडीज हमारे पास है हम उनको ईमेल में भी भेज सकते हैं ये स्लाइड। अगर आप चाह रहे हैं कि आप ईमेल में ये आपका ईमेल आईडी अगर हमारे पास नहीं है और आप चाहते हैं कि ये पीपीटी आपको मिले, तो प्लीज़ आप अपना ईमेल आईडी इसमें मैसेज कीजिए कमेंट्स में। एक दूसरे के साथ बात मत कीजिए चैट बॉक्स में, और फैसिलिटेटर जो मैं हूँ और मेरा टीम है और पार्टिसिपेंट्स को डिस्टर्ब मत कीजिए, हरास मत कीजिए। मुझे पता है कि आप सब लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, बट फिर भी। तो हम सीधा शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब क्या है ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश? कोई कमेंट बॉक्स में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे पता है कि नीचे डेफिनेशन लिखा हुआ है, बट फिर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या है कम्युनिकेटिव इंग्लिश? आपके हिसाब से क्या है कम्युनिकेटिव इंग्लिश? मैंने जो लिखा है यहाँ, ये लिखा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो भाषा है इंग्लिश में इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने को हम कम्युनिकेटिव इंग्लिश कहते हैं। आपके हिसाब से क्या है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, या फिर आपके हिसाब से इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? अभी अभी जो नए लोग फेसबुक में ज्वाइन किए हैं उनको भी मेरा हाय। हमने अभी अभी सेशन शुरू किया है और मेरा आप सबसे ये सवाल है कि मैंने यहाँ इस स्लाइड में लिखा है कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश के माध्यम से इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो क्या है ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन? सिमरन जायसवाल कह रही है कि व्हेन वी टॉक और चैट विद समवन प्रॉपर्ली थ्रू इंग्लिश। वेरी गुड। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, communicative English means to interchange thoughts, feelings, information or the like by writing, speaking, etc. पायल जी, ये क्या आपने गूगल से लिया है क्या? लेकिन बहुत अच्छा डेफिनेशन है। ये सब सही है, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना, इसी को हम कम्युनिकेटिव इंग्लिश कहते हैं। मोनू जी हैज रेज्ड हैंड, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप माइक फॉर ऑल ऑफ यू, नहीं तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो आपको जो भी कहना है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। कम्युनिकेशन सिर्फ बात करना नहीं होता है। हम किसी भी माध्यम से बात किए बिना, अगर हमारे दिल में जो है या फिर हमारे मन में जो है अगर किसी और को पता चल रहा है, तो वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Delivery of our thoughts, emotions, words precisely in English language. Many people talk in English, but in good way. अच्छा, yes. अगर सरल भाषा में कहा जाए तो यही है। बहुत सारे लोग अंग्रेजी में बात तो कर सकते हैं, बट जो अच्छे से बात कर सकते हैं, जैसे मेरी अभी आशा ये है कि मैं जो भी कह रही हूँ हिंदी में आपको अच्छे से समझ में आए, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वही आपको समझ में आए, तभी ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। और कभी हो सकता है कि बिना बातों के भी ये हो सकता है। अगर किसी के चेहरे में दर्द दिख रहा है तो उनके कहे बिना ही हमें समझ में आता है ना। तो कम्युनिकेशन बहुत तरीके से हो सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होता है जब हम जो कहना चाहते हैं सुनने वाले को वही समझ में आता है। और जहां पर अंग्रेजी माध्यम होती है वहां पर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन अंग्रेजी के माध्यम से करते हैं, इसी को हम कम्युनिकेटिव इंग्लिश कहते हैं।
अब हमें अंग्रेजी की जरूरत क्यों है? कम्युनिकेटिव इंग्लिश की क्या जरूरत है हमें? आपको क्या लगता है? एक तो आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन जरूरी है क्या? अभी हमने बोला था कि सिर्फ बात करना जरूरी नहीं है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो फिर जाहिर है हमें कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है। ये कहीं पर भी देखिए, घर में हो सकता है, या फिर बाहर कॉलेज में, या फिर बाद में जब आप लोग नौकरी में जाएंगे तो दफ्तर में, हर जगह आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जरूरत होगी। घर में कितने सारे स्कूल में ही देखिए ना, हमारे दोस्तों के साथ बेकार में कितने सारे बहस होते हैं हमारे, क्योंकि हमने कुछ कहा था, उसने कुछ और ही समझा, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है वहां पर। हमारे घर पे हमारे दोस्तों के साथ फिर भी ये चलता है, क्योंकि हम बाद में उनको मना सकते हैं। बट जब हम ऑफिस में जाते हैं, जब हम काम शुरू करते हैं, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें इंग्लिश की जरूरत ये इसलिए है क्योंकि अब आप जानते हैं जैसे भारत के हर एक स्टेट में अलग अलग भाषा बोली जाती है। बहुत सारे स्टेट्स में काफी सारी भाषाएं बोली जाती है। तो अब ये क्या करें? हम चाहते नहीं है कि अंग्रेजी हो कि पूरे भारत का एक कॉमन लैंग्वेज, बट आज हमें देखने को वही मिल रहा है कि आप कहीं भी जाओ, आपको थोड़ा बहुत अंग्रेजी की जरूरत पड़ ही रहा है। तो एक तो कम्युनिकेशन हमें हर जगह जरूरत पड़ती है। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि भारत में और विदेश में भी अब अंग्रेजी एक कॉमन फैक्टर होता जा रहा है। तो इसीलिए आज के इन हालातों में कम्युनिकेटिव इंग्लिश बहुत बहुत जरूरी है। अपूर्वा जी कह रहे हैं कि इंग्लिश इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। हाँ, हम यहाँ जो है ज्यादातर आईटीआई और वीटीआई बैकग्राउंड से है। जो ट्रेनिंग हमें मिलती है, हो सकता है कि हमें ऑयल रिग्स में नौकरी मिले, हमें मिडिल ईस्ट में कारपेंट्री का, प्लम्बिंग का, वेल्डर का काम मिले, तो वहां सब हमें शायद इंग्लिश की जरूरत पड़े। अब ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश और नॉर्मल इंग्लिश में क्या फर्क है? हमने इस सेशन को कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्यों कहा है? हमने ऐसा क्यों नहीं कहा कि इंग्लिश सीख रहे हैं हम? कुछ पता है कि हमने ऐसा क्यों कहा है? मैंने लिखा है वैसे यहाँ पर, बहुत सिंपल है। हमारा फोकस है इंग्लिश एज अ मीन्स टू कम्युनिकेट। मैं नहीं चाहती हूँ, या फिर हम नहीं चाहते हैं कि आप सब लोग शेक्सपियर बने। आपने विलियम शेक्सपियर के बारे में सुना होगा ना। जैसे मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ, बट मैं थोड़ी ना प्रेमचंद या महाश्वेता देवी की जैसे लिख सकती हूँ। वही फर्क है। हम चाहते हैं कि आपके हाथ में उतनी अंग्रेजी हो, उतना कम्युनिकेशन स्किल हो, जो आपको अपनी डेली लाइफ में जरूरत पड़े। तो वही जैसे मैंने स्लाइड में लिखा है, कम्युनिकेशन में यहाँ ज्यादा एम्फोसिस है, लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनने में नहीं। और यहाँ पर जब हम कविता लिख रहे हैं या फिर एक कहानी लिख रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे शुद्ध हिंदी में लिखते हैं। यहाँ पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो हम डेली यूज कर, जो हमारी डेली लाइफ में, जो हमारे दिनचर्या में हमें आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह की अंग्रेजी को हम जानना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी जो मैं बात कर रही हूँ, मुझे ये जानना होगा कि मुझे अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। जो टॉपिक मैं आज ले रही हूँ कम्युनिकेटिव इंग्लिश, उससे रिलेटेड कौन कौन से शब्द है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये मुझे जानने की जरूरत है। ना कि मैं आधे घंटे में बैठ के आपको एक कविता बना के सुनाऊं। तो डेली यूज फ्रेजेस। और तीसरी बात ये कि हमारा फोकस है ओरल कम्युनिकेशन में, बात करना और सुनना। लिखना भी है, पढ़ना भी है, बट फोकस उसमें थोड़ा कम है। हमारा फोकस है बात करने में और सुनने में। सिमरन जी बोल रहे हैं कि प्रोफेशनली इन ऑफिस मोस्टली वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। सही बात है। ऑफिस में हो सकता है कि पूरे भारत की अलग अलग जगहों से बहुत सारे लोग हैं, विदेश से भी लोग हैं, तो हो सकता है कि हमारा कॉमन लैंग्वेज अंग्रेजी है। तो इसीलिए भी कम्युनिकेटिव इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब शुरू कैसे करें? देखिए, आज का जो जैसे मैंने कहा था, मैं आपको कम्युनिकेटिव इंग्लिश एक 40 मिनट के सेशन में नहीं सिखा सकती हूँ। आज हमारा फोकस है कि ये सीखेंगे कैसे। तो कोई भी चीज सीखने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? हमारा इंटरेस्ट। हर चीज हम करना चाहते हैं, हम अच्छे से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, हम बड़े बड़े नौकरी करना चाहते हैं, हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत में दिक्कत होता है, हमें शुरू कब करें? तो इसके मेरे पास बहुत सिंपल सा जवाब है, अभी से शुरू करना है। कबीर जी का दोहा सबने सुना होगा ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यही है, कुछ भी नया चीज सीखना हो तो वही दोहा याद रखिएगा, अभी शुरू करना है, इसी वक्त शुरू करना है। तो कब शुरू करना है? आज शुरू करना है। और जो लैंग्वेज है वो एक स्किल है।
और किसी भी स्किल की तरह इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको रोज सीखना पड़ेगा, रोज, और रियलिस्टिकली सीखना होगा। ये मत सोचिए कि एक महीने में मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। एक भाषा को सीखना काफी मुश्किल काम है, बट अगर आप उसको आराम से सीखेंगे और शौक से सीखेंगे तो वो उतना भी मुश्किल नहीं है। तो आज शुरू कीजिए और रोज सीखिए, रोज थोड़ा 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 सीखिए, 10 मिनट, 15 मिनट, कम से कम 5 मिनट हर दिन। लैंग्वेज के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए बस 5 से लेकर 15 मिनट अगर आप हर दिन इन्वेस्ट करेंगे तो 6 महीने में आपकी अंग्रेजी काफी काफी बेहतर हो जाएगी। और दूसरा चीज ये है ना, शुरुआत में मुश्किल होती है। अगर आप वो पहला 1 महीना डटकर सीखेंगे, उसके आगे बहुत आसान हो जाता है। जब तक हमारा बेसिक सेट नहीं है, आगे जाने का हमारा जो स्पीड है वो काफी स्लो हो जाता है। जैसे ही आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, हाँ, ये हम एग्जाम्पल वही लेते हैं। अगर आपने कभी किसी घर को बनते हुए देखा है, सबसे ज्यादा टाइम लगता है फाउंडेशन बनाने में। आपको फाउंडेशन बनाना होता है, फिर उसमें पानी डालना होता है, 1 हफ्ता वेट करना होता है, उसके बाद ही आप उसके ऊपर ईंट लगा सकते हैं। कोई भी कुछ कुछ नया सीखना, खासकर अंग्रेजी सीखना, एकदम ऐसा ही है। अगर आप थोड़ा टाइम लेकर आपका फाउंडेशन सॉलिडली बनाएंगे तो घर तो फटाफट बन ही जाएगा। तो इसलिए बी पेशेंट, एवरी डे 5 to 15 मिनट्स डेडिकेट। क्या हम आज सोने से पहले, सुबह उठ के, बीच लंच के बाद, शाम को चाय के साथ, कभी भी बस 15 मिनट अंग्रेजी के लिए, और रोज इतना करेंगे तो अंग्रेजी सीखना उतना भी मुश्किल नहीं है। ये सीखेंगे कैसे हम? ज्यादातर ये एक नए लैंग्वेज सीखते वक्त हमारी एक कॉमन मिस्टेक होता है। हम सबको याद है कि हमने प्राइमरी स्कूल में एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, फर्स्ट कक्षा में हमने कैसे सीखी थी? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसा सीखा है हमने। तो हम, लेकिन आज हम ना एडल्ट्स हैं, अगर हम फिर से ऐसे ही सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब एज एन एडल्ट लर्नर जब हम सीख रहे हैं, हमें तुरंत वोकैबुलरी में फोकस नहीं करना है, क्योंकि चाहे जितना भी बुरा हो हमारी अंग्रेजी, थोड़ा बहुत तो हमें मालूम ही मालूम है। हमें शायद पता नहीं कि पूरा सेंटेंस कैसे पक्का बनाना है, बट बेसिक वर्ड्स तो हमें पता ही पता है। तो नए वर्ड्स लेने में अभी फोकस मत कीजिए। और दूसरी बात, ये व्याकरण, किसी भी लैंग्वेज का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है व्याकरण। तो शुरुआत में व्याकरण में मत फोकस कीजिए, क्योंकि हमारा यहाँ, मैंने जैसे जैसे मैंने पहले कहा था, यहाँ हमारा फोकस है कम्युनिकेशन, नॉट ग्रामर। हम नहीं चाहते हैं कि जो भी हम कह रहे हैं वो 100% करेक्ट ग्रामर हो। अगर हम एग्जाम में लिखेंगे तो हमें 100 में से 100 मार्क मिलेगा। हम चाहते हैं कि हम जो भी कह रहे हो, सुनने वालों को साफ साफ समझ में आए, और जो वो लोग बोल रहे हैं हमें साफ साफ समझ में आए। ये होता है कम्युनिकेशन। मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, आप उसके लिए सही जवाब मुझे दे रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है, मैं इसके लिए सही जवाब आपको दे रही हूँ। तो ये बैक एंड फोर्थ, मुझसे आप तक, आपसे मुझ तक, इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो फिर ये कैसे सीखना है? जो रियल लाइफ सिचुएशंस है, वहां पर एक फिक्स्ड सेट ऑफ डायलॉग होता है। जैसे आप सब ने, हम आपके कॉलेज में या स्कूल में ये सीखा होगा, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट? वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड स्क्रिप्ट है पूरे भारत में। माय नेम इज नंदिता, आई एम फ्रॉम पालक्काड इन केरला, आई एम वर्किंग विद क्वेस्ट अलायंस इन बिहार। ये आपके लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे माय नेम इज अपूर्वा, आई एम स्टडीइंग इन एज अ वेल्डर इन आईटीआई समस्तीपुर, माय होम इज इन बिहार। इसका अलग अलग वर्जन कहते हैं हम सब, क्योंकि जो ज्यादातर कॉमन सिचुएशंस है उसका एक कॉमन सेट ऑफ डायलॉग होता है। ये डायलॉग्स आपको पहले सीखना है। शुरुआत में थोड़ा रटना होता है वो, बट कोई बात नहीं। जितना ज्यादा आप शुरुआत में रटेंगे, पूरा नहीं रट सकते आप, और रटना चाहिए भी नहीं, बट शुरुआत में अगर आप थोड़ा सा वो रटेंगे ना, तो आपके दिमाग को वो सेंटेंस पैटर्न समझ में आएगा। लैंग्वेज सीखने में सबसे ज्यादा आपको ये समझना है कि आपको पूरा बैठ के आपका दिमाग नहीं लगाना है। जितना ज्यादा आप इसमें टाइम लगाएंगे ना, आपका दिमाग खुद पैटर्न बनाएंगे कि कैसे करना है, ये नया सेंटेंस कैसे बनाना है। जैसे आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है ना कि हिंदी में एक सेंटेंस कैसे बोलना है। आपको कभी भी याद है क्या कि आपने बैठ के सोचा है कि हिंदी कैसे बात करना है? वो आपको ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि आपने घर पे यही सुना है, आपके चारों तरफ आपने यही सुना है।
अंग्रेजी भी एकदम ऐसा ही है, आप उससे डरिएगा मत। जितना ज्यादा आप सुनेंगे, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, आपके ब्रेन ऑटोमेटिकली आपके लिए सेंटेंस बनाएंगे। तो थोड़ा बहुत कॉमन सिचुएशंस देखिए, जैसे अभी हमने सोचा हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये तो हम सब जानते हैं। हाउ टू आस्क फॉर डायरेक्शंस, जैसे अभी हमने देखा जो कोरोना के टाइम पे कि बिहार में कितने सारे लोग हैं जो अन्य स्टेट्स में जाकर काम कर रहे हैं, माइग्रेंट लेबरर्स है। तो जरा सोचिए, जब वो एक नए जगह जा रहे हैं तो हमारे तरह वो भी ट्रेन से उतरकर उस अनजान जगह में, उस अनजान स्टेशन में है। अब उनको वहां तक जाना होगा जहां पर उनको नौकरी है, तो कैसे पूछेंगे आप डायरेक्शंस? बस इतना ही है। तो सम बेसिक सेंटेंसेस कि बस कहाँ मिलेगी हमें, बस में आप चढ़ेंगे तो टिकट कटने के लिए कितने पैसे है पूछना, बाहर निकलेंगे तो हॉस्पिटल कहाँ है पूछना, मेडिकल शॉप कहाँ है पूछना, खाने की चीज आप कहाँ से खरीद सकते हैं पूछना। अगर आप होटल गए हैं और बैठे हुए हैं तो ये पूछना कि ये खाना वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, इसमें लहसुन है कि नहीं है, जो भी हो आपका सवाल, जो आपको आपकी बेसिक डेली लाइफ में जरूरी हो, ऐसे डायलॉग्स आप सीखिए। अब ये कहाँ से सीखना है हम देखेंगे आगे, बट जनरली अगर आप उसको गूगल में डालेंगे तो भी आपको मिलेगा, बट मैं आपको काफी सारे रिसोर्सेस देने भी वाली हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा हाँ हाँ ये हमें समझ में आ रहा है, लेकिन यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि ये कहाँ से सीखे। तीसरी बात है जैसे बर्थडेज और फेस्टिवल्स। अब आप मान लीजिए कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके बॉस है, हो सकता है कि जो हमारे कोलीग्स हैं उनके साथ हम फिर भी बात कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, बट जो हमसे बुजुर्ग हो, जो हमारे सीनियर हो, तो उनसे तो हम चाहते हैं ना कि हम अच्छे तरीके से बात करें। तो बर्थडे कैसे विश कर सकते हैं? जैसे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बस एक सिंपल सेंटेंस हो गया, इसमें क्या बड़ा दिमाग लगाना है। फेस्टिवल्स के लिए उनको विश करना हो सकता है हैप्पी होली, विशिंग योर फैमिली अ हेल्थी एंड हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस जो बड़े काम आते हैं। अजीब अजीब वर्ड्स, जैसे शशि, मुझे पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, बीच बीच में शशि थरूर कुछ ट्वीट डालते हैं ना, ऐसे वर्ड्स जो कभी जिंदगी में हमें यूज करना ही नहीं पड़ेगा, ये जानकर भी हम क्या करेंगे, हमें जरूरत है जो डेली लाइफ में है, तो ऐसे सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। और एक बहुत जरूरी चीज, पोलाइटली मना करना। ये मैंने बहुत देखा है, क्योंकि कभी कभी मैंने काफी भारत में काम किया है और कुछ ऐसे स्टेट्स में भी मैं रही हूँ जहां पर मुझे भाषा पता नहीं है, तो मैं अंग्रेजी से उनसे बात करने लगती हूँ और वो चाहते हैं कि वो उनको मना करना है, बट क्योंकि वो अंग्रेजी से कंफर्टेबल नहीं है, जब वो फाइनली मना करते हैं ना, वो बहुत रूड होता है। हमें लगता है कि ये ऐसे बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं, बट वो बदतमीजी नहीं है, बस वो अंग्रेजी से इतना कंफ्यूज है कि उनको मना करने के लिए ठीक से आता नहीं है। तो ये जानना भी बहुत बहुत जरूरी है। मैं केरल से हूँ सुनैना, अभी मैं केरल में हूँ, ये मेरा घर है। मैं काम करती हूँ बिहार में। ठीक है, तो जैसे मैं कह रही हूँ, मना पोलाइटली कैसे करना है। और एक और यूजफुल स्किल है कि मान लीजिए कि कोई आपसे अंग्रेजी में बात कर रहा है और जो उन्होंने कहा वो आपको समझ में नहीं आया। अब मुझे समझ में नहीं आया, ये आप हिंदी में कहेंगे तो उनको समझ में नहीं आने वाला है। तो कैसे कहेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया है, क्या आप उसको एक और बार दोहरा सकते हो? क्या आप उसको दोहरा सकते हो? I did not understand you. Can you please repeat it? Repeat, don't understand, इतना हम भी कह सकते हैं, बट वो प्लीज डालना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए पोलाइटली हमें कैसे मना करना है। तो पहला रूल जो अभी तक मैंने इतना सारा एक्सप्लेन किया, वो बस एक सिंपल रूल है, सिचुएशन सेंटेंस। जो हमारे रियल लाइफ में, जो हमारी डेली लाइफ में जो सिचुएशंस, जो सिचुएशंस का हिंदी क्या है, जो सिचुएशंस, कोई भी कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, इंग्लिश समझ में नहीं आती है। करेक्ट करिश्मा, कोई भी कमेंट बॉक्स में डाल सकता है कि सिचुएशंस को हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? संदर्भ, संदर्भ सही है क्या? कोई भी संदर्भ है क्या? हालत, परिस्थिति, स्थिति, हाँ, जो परिस्थिति, करेक्ट, परिस्थिति, बहुत जो हमारा हालात या परिस्थिति है उसके लिए उपयुक्त वाक्य और सेंटेंसेस। बस इतना ही हमें जानना है। पहला रूल है सिचुएशंस और सेंटेंसेस। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी एवरीबॉडी। ये ज्यादा मजा आता है ना जब हम लोग आपस में बात करते हैं, ना कि मैं अकेली आपको लेक्चर करती रहूं। दूसरा रूल है लिसन, सुनना।
कोई भी लैंग्वेज अगर हमें सीखना हो तो पहले हमें सुनना पड़ेगा। मुझे बचपन से ठीक ठाक अंग्रेजी आती थी, बट ये था कि मुझे जो भारत के लोग बात करते हैं अंग्रेजी वो समझ में आता था। लेकिन जब भी मैं कोई अंग्रेजी मूवी देखूं, मतलब भारत के नहीं, जो अमेरिका के हो या इंग्लैंड के हो, तो मुझे एकदम कुछ भी समझ में नहीं आता था। मेरी इधर आवाज नहीं आ रही है। खुशबू जी, आप लॉग आउट करके फिर से आइए, एक बार कॉल ड्रॉप कीजिए, फिर से आ जाइए। तो एक ये बात है कि लोगों का बोलने का एक्सेंट अलग होता है। जैसे जिस तरीके से मैं हिंदी बोल रही हूँ वो आपसे थोड़ा अलग है ना, क्योंकि मैं जो हूँ, मेरी मातृभाषा जो है वो मलयालम है, तो मैं जितनी भी कोशिश करूँ मेरी हिंदी उतनी पक्की नहीं होगी जैसे आपकी हो। या फिर बिहार को भी छोड़िए, बिहार में और भी अलग भाषा है, जैसे भोजपुरी हो, अवधी हो, मैथिली हो। मेरी हिंदी उतनी पक्की नहीं हो सकती जितना यूपी वालों का है, तो वो हमेशा अलग रहता है। तो जितना ज्यादा हम अंग्रेजी सुनेंगे उतना ज्यादा हमारा जो बोलने का तरीका है वो बेहतर हो जाएगा। तो कहाँ से सुने अंग्रेजी? थैंक यू पाल। तो कहाँ से सुने अंग्रेजी? एक ये हो सकता है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप पैसे किसी भी चीज में स्पेंड करें। आपके मोबाइल फोन में एफएम का ऐप है तो ऑल इंडिया रेडियो डालिए, उनका अंग्रेजी न्यूज सुनिए। बहुत अच्छा अंग्रेजी का क्वालिटी होता है। और न्यूज का एक एडवांटेज क्या है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो लोग बात किस चीज के बारे में बोल रहे हैं। जैसे अभी आप न्यूज डालेंगे तो आपको सिर्फ कोरोना 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 ही सुनने को मिलेगा, और न्यूज सुनेंगे तो आपको पता, अच्छा राजस्थान में ये चल रहा है, इसके बारे में ये लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, तो ये समझना आपको ज्यादा आसान हो जाता है। तो जो रेडियो का है वो सुन लीजिए। दूसरा, आप सब लोग कुछ हद तक तो अंग्रेजी मूवी देखते ही होंगे ना, यूट्यूब में जो है, या फिर बहुत सारे साइट्स है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप डाउनलोड करें, बट अगर आपके पास है या फिर यूट्यूब में है तो आप उसमें सबटाइटल्स डालकर मूवी देखिए। सबटाइटल्स डालना बहुत जरूरी है। तब ना जैसे आप पढ़ेंगे, डायलॉग तो आपको सुनाई देगा, म्यूट में मत देखिएगा, डायलॉग डालकर सबटाइटल्स डालकर देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो अंग्रेजी में बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। तीसरा, अंग्रेजी गाने सुनिए। गानों में क्या है ना, जैसे हम बात करते हैं वो हम काट 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 के बात करते हैं, तो गैप ज्यादा होता है और उसको समझना ज्यादा आसान होता है। लेकिन अगर आप गाने सुनेंगे तो उसका फ्लो ज्यादा होता है, जो शब्द के बीच का जो गैप है वो बहुत कम होता है। तो जितना ज्यादा आप फोकस करके गाने सुनेंगे उतना ज्यादा आपका कैपेसिटी बढ़ेगा अंग्रेजी समझने का। और चौथा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से बात कीजिए और उसको रिकॉर्ड कीजिए। जैसे हो सकता है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक सवाल ये हो सकता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, जो ट्रेड हो या वोकेशनल ट्रेनिंग हो, वो क्या उसको जरा 30 सेकंड में मुझे मुझे समझाइए। एक सवाल ये हो सकता है। अपने आप सवाल डिजाइन कीजिए और उसका आंसर डिजाइन कीजिए, थोड़ा टाइम लेकर। पहले लिख कर बनाइए अंग्रेजी में आंसर। बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। अभी के लिए बस जितना आपको पता है उतना आप लिखिए, फिर आप उसको रिकॉर्ड करके खुद से सुनिए। जो अक्सर ये होता है कि हमारे दिमाग में हमारी एक सोच है कि मैं ऐसे बात करती हूँ, वो शायद सही हो या ना हो। तो जब हम रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आता है कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। स्लो डाउन। एक चीज, जो जब हम बच्चे होते हैं ना, हमें गलतियां बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, हम गिर जाएंगे, हम गलती करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जितना ज्यादा हम बड़े होते जाते हैं ना, हमें शर्म होती है गलतियां करने में, तो हम कुछ भी चीज स्लो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लगता है कि वो क्या समझेंगे, उनको लगेगा कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मेरा दिमाग स्लो है। ये सब गलत है। आप कुछ भी चीज नया सीख रहे हैं तो आपको स्लो ही सीखना है। एक, जैसे मैंने आज कहा था कि हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है और मुझसे गलतियां हो सकती है, बेहिचक कहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट ओकेजन में बात कर रहे हैं तो आप बताइए सुनने वालों को कि मैं अंग्रेजी अब भी नई नई सीख रही हूँ, हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां हो, तो प्लीज जब आप मुझसे बात कर रहे हैं आप थोड़ा शांति से, थोड़ा आराम से बात कीजिए, और अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ कीजिए। तो आराम से लोगों से बोलिए कि स्लोली बात करने को, धीमी रेट में बात करने को। और आप खुद, जब आपको एक सवाल मिल रहा है ना,
थोड़ा समय लीजिए, उसको समझिए, फिर बात कीजिए। इसमें शर्म करने की कोई भी बात नहीं है। स्लो डाउन, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। स्पीक स्लोली एंड आस्क देम टू स्पीक स्लोली। खुद आप धीमे धीमे बात कीजिए, नॉट स्लो, ऐसे नॉट फेंट। रेट आपका जो स्पीड है, जैसे मैं ऐसे भी बात कर सकती हूँ, मैं ऐसे भी बात कर सकती हूँ, तो सेकंड तरीके से आप बात कीजिए और उनसे भी बोलिए कि वो भी ऐसे ही बात करें। चौथा है रीड। जितना ज्यादा आप एक बुक पढ़ेंगे, मतलब कोई भी भाषा को पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आप उस भाषा में माहिर हो जाएंगे। शुरुआत में ना आप ये बड़े बड़े पुस्तक मत लीजिए। जब मैंने अभी जो मैं थोड़ी एक दो नई भाषाएं सीख रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं जाके मार्केट से फर्स्ट स्टैंडर्ड के बुक्स लेती हूँ। फिर मैं देखती हूँ, वही बैठ के दुकान में ही देखती हूँ कि ये मुझसे आसानी से हो रहा है क्या। अगर वो मुझसे आसानी से हो रहा है तो मैं सेकेंड लेवल लेती हूँ। चेक कीजिए कि वो कौन सा लेवल है जहां पर आपको थोड़ा बहुत जोखिम है, लेकिन ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मुश्किल है तो आप फिर आगे नहीं जाएंगे, आप वहीं पर अटक हो जाएंगे और आपका पूरा सीखना बंद हो जाएगा। तो सिंपल बुक से शुरू कीजिए, और जैसे आपको लग रहा है कि अब मुझे ये पता है, ये मैं आराम से कर सकती हूँ, तुरंत अपने आप को और भी चैलेंज कीजिए, अगले लेवल की तरफ जाइए। और आज एक ये एडवांटेज भी है, आप लोगों ने ऑडिबल के बारे में सुना है क्या? किसी ने यस और नो कह सकते हैं आप। ऑडिबल, AUDIBLE, ऑडिबल, यूट्यूब। हाँ सिमरन जी, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकती है कि क्या है ऑडिबल, या फिर पायल जी। थैंक यू तनु। क्या है ऑडिबल? जिन्होंने यस कहा है, अगर वो लोग कुछ छोटा सा बता सकते हैं तो। स्टीव, आप कह रहे हैं ये एक ऐप है। सिमरन जी कह रहे हैं ऐप है। स्टीव कह रहे हैं कि वी कैन हियर, बुक्स को हम सुन सकते हैं। यस स्टीव, थैंक यू सो मच। ये एक ऐप है जहां पर हम कहानियां सुन सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पढ़ते वक्त सरदर्द होने लगता है, क्योंकि उनको काफी मुश्किल होता है ना। इसमें एक सरल तरीका ये है कि यू रीड इट अलाउड। आप मन में मत पढ़िएगा, जोर से पढ़िएगा। जोर से पढ़ते वक्त ना फोकस बढ़ता है और आपको स्ट्रेस कम लगता है। या फिर आप स्टोरी सुन सकते हैं ऑडिबल जैसे एक ऐप लेकर। अब ऑडिबल में हर बुक तो फ्री नहीं है, बट आपको ट्रायल बुक्स मिलेंगे, या फिर ऐसा कोई भी ऐप जहां पर आप सुन सकते हो। आप ऐसे ऐप्स को सुनिए, या फिर यूट्यूब वीडियोस देख सुनिए, ढेर सारा इंग्लिश स्टोरीज सुनिए। तो हमारा 4 रूल्स हो गया। क्विकली विल गो बैक एंड समराइज। पहला, आप वोकैबुलरी और ग्रामर में अटकिएगा मत। जो हमारी परिस्थिति है उसके लिए किस तरह के सेंटेंसेस चाहिए, उसमें फोकस कीजिए। दूसरा, सुनिए, ढेर सारी अंग्रेजी को सुनिए। तीसरा, स्लो डाउन, धीमे गति में आप बात कीजिए और लोगों को भी बताइए कि आराम से बात करें। चौथा, ढेर सारा पढ़िए, और अगर आपको पढ़ने में मुश्किल हो तो स्टोरी बुक्स को सुनिए। अब ये हो गया, ये स्पोकन इंग्लिश को हम कैसे सीख सकते हैं। ये कैसे सीख सकते, ये दे आर रूल्स। मैं नहीं बोल रही क्यों ये है सीखना, मैं बोल रही हूँ सीखना आपको ऐसे चाहिए। अब रिटर्न का क्या, जैसे मैंने कहा था इसमें ज्यादा फोकस ओरल में है, बट थोड़ा बहुत हमें राइटिंग में भी फोकस करना पड़ेगा ना। जैसे अब जो हमारे ईमेल्स है वो ज्यादातर अब अंग्रेजी में हम लिखते हैं। अपूर्वा शर्मा जी मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा लास्ट फिनिश्ड बुक टाइटल कौन सा है। तो ये एक अच्छा चीज है, आप अपने दोस्तों के साथ आपस में कर सकते हैं कि आप क्या क्या पढ़ रहे हो, ताकि हर किसी को पढ़ने की आदत हो। पिछले साल एक भारत के एक इकोनॉमिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था, बंगाल के हैं वो, अभिजीत बैनर्जी और उनके जो पार्टनर है एस्थर डुफ्लो, दोनों को मिला था इकोनॉमिक्स में नोबेल। मैंने अभी अभी उनका पोर इकोनॉमिक्स करके एक बुक पढ़ा था, वो काफी अच्छा बुक है, जो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है, लेकिन डेवलपमेंट सेक्टर, प्रगति के सेक्टर से रिलेटेड जो एक अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बात करता है ये। थैंक यू अपूर्वा। तो जब हम लिखते हैं तो लिखने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, बस हमें लिखना ही है। आप सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से तो वाकिफ होंगे ना, आप सब लोग MS वर्ड जानते हैं ना, हाँ कि नहीं? हाँ, पायल जी कह रहे हैं हाँ, सिमरन जी कह रहे हैं हाँ, यस। तो आपको क्या करना है, रवि, ज्योति, थैंक यू सो मच।
तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखना है। लिखकर मैं बताऊंगी आपको कि कैसे ग्रामर उसमें यूज करना है, बट जिन लोगों के लिए पता है, लिखकर उसमें ग्रामर चेक कीजिए। काफी सारे सॉफ्टवेयर है, आगे जाकर हम देखेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, वो उस पर टेस्ट कीजिए। या फिर सबसे बढ़िया ये होगा अगर आप किसी और इंसान से ये चेक करवा सकते हैं। अगर आपकी कोई बड़ी हो या फिर एक मेंटर हो, आपका टीचर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है जो अच्छे से अंग्रेजी बोलती है, या फिर आपके बगल वाले, आपके जो पड़ोसी है, पड़ोसन है, वो हो सकता है। अगर कोई इंसान है जो आपके लिए चेक करके आपको बता सकता है कि ये गलतियां हैं, ये और अच्छा आप लिख सकते हैं, तो वो सबसे बढ़िया है। बट जो भी हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या आपके जो पड़ोसी हो, जब आपको फीडबैक मिल रहा है ना कि ये सही है, ये गलत है, आपको बस देखकर हाँ हाँ नहीं करना है, आपको वो पूरा पैराग्राफ फिर से लिखना है। क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा है ना कि वो ऐसे ही नहीं सीखता। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अपना हाथ उठा रहे हैं, बट वी हैव डिसेबल्ड माइक। तो आप प्लीज, आप अगर आपका क्वेश्चन है तो उसको टाइप कीजिए। अगर आपने गलती से रेज हैंड किया है तो रहने दीजिए, बट अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको वो फीडबैक मिल रहा है कि ये आपकी गलती है, आपको लगेगा कि आपको समझ में आया है, बट नहीं, इतनी जल्दी नहीं सीख पाते हैं हम। तो वो पूरा जो आपने लिखा था एक और बार सही तरीके से लिखिए, तब आपके दिमाग में रिटेन होगा कि ऐसे करना है। थोड़ा सा मैं ईमेल के बारे में लिख रही हूँ क्योंकि ये हम सबको जरूरी है। एक, जो आपका ईमेल है उसमें सब्जेक्ट लाइन होना है, सब्जेक्ट लाइन होना ही होना है। आप कितना भी, मतलब फॉर्मल ईमेल्स में आप अपने दोस्तों को कैसे भी ईमेल कीजिए, बट जब आप फॉर्मल ईमेल कर रहे हैं अपने टीचर को, अपने बॉस को, कोई भी फॉर्मल पर्पस के लिए जब आप ईमेल भेज रहे हैं, तो सब्जेक्ट लाइन होना ही होना चाहिए। सब्जेक्ट लाइन कैसे होना चाहिए, आपको क्या लिखना है सब्जेक्ट में, कोई मुझे बता सकता है कि सब्जेक्ट में हमें क्या लिखना है? क्या होता है सब्जेक्ट? हम सबने ईमेल तो यूज किया होगा ना, क्या होता है ये सब्जेक्ट लाइन? नेम, ईमेल आईडी। सब्जेक्ट लाइन में नेम होता है आपके कांटेक्ट में, हाँ। ईमेल आईडी किस बारे में, आपका जो ईमेल है ये किस बारे में है, ये आपको सब्जेक्ट लिखना है। जैसे मान लीजिए कि मैं छुट्टी के लिए लिख रही हूँ अपने बॉस को, तो मैं लिखूंगी रे, रिगार्डिंग, रे कॉलन लीव फॉर द डे। जो भी मेरा मकसद है इस ईमेल भेजने का, वो ही हम लिखेंगे। फेसबुक में रंजन जी पूछ रहे हैं बुक्स के बारे में, अभी हम ये फ्लो कट ऑफ नहीं करेंगे। एंड में अगर आप फिर से मुझे याद दिलाएंगे तो मैं आपको 2-3 सिंपल बुक्स बताती हूँ अंग्रेजी शुरू करने के लिए। तो सब्जेक्ट होता है कि हम किस विषय के हम ये ईमेल क्यों भेज रहे हैं, वो क्या रीजन क्या है, उसी को हम सब्जेक्ट में लिखेंगे। बड़ा सा नहीं लिखेंगे, बस 4 या 5 शब्द में ही लिखेंगे। और अगर आप ये अपना सीवी भेज रहे हैं, जैसे एक नए नौकरी के लिए आप भेज रहे हैं, तो आपको वो पोजीशन लिखना होगा और आपका नाम लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक वेल्डर के रोल के लिए कर रहे हैं, कहां पर, या फिर आप एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक है, आप बजाज में भेज रहे हैं आपका सीवी, तो रे कॉलन ऑटोमोबाइल मैकेनिक सीवी नंदिता मेनन, जो मेरा नाम है। तो ऐसे ही आपको लिखना होगा कि आप किस नौकरी के लिए भेज रहे हैं आपका सीवी और आपका नाम क्या है। दूसरा, सैल्यूटेशन। बैक ऑफिस जॉब है तो जैसे आप मान लीजिए कि आप एक अकाउंटेंट का या फिर बीपीओ का, तो रे कॉल सेंटर ऑपरेटिव सिमरन जायसवाल सीवी। रे सीवी फॉर कॉल सेंटर ऑपरेटिव सिमरन जायसवाल। ये तीनों चीजें होना चाहिए कि आप अपना सीवी भेज रहे हैं, ये आप किस नौकरी के लिए भेज रहे हैं, आपका नाम क्या है, ताकि सब्जेक्ट देख के ही उनको पता चले कि ये ईमेल देखना है कि नहीं देखना है। सुनैना, ये क्लास 1 बजे में खत्म हो जाएगी। दूसरा है सैल्यूटेशन। जब आप ईमेल शुरू कर रहे हैं तो कुछ सैल्यूटेशन होना चाहिए। फॉर्मल अगर आप लिख रहे हैं तो डियर मैडम, डियर सर, यही लिखना है आपको, या फिर रेस्पेक्टेड मैडम सर, जब आप अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रोफेसर को वैसे भेज रहे हैं।
आप डियर रेस्पेक्टेड कुछ नहीं डालना चाहते हैं तो फिर भी आप मैडम सर लिख सकते हैं। आजकल ऐसा है कि हमें पता नहीं कि हम किसको भेज रहे हैं। ये HR@बजाज हो सकता है, HR@एक्सेंचर हो सकता है, ऐसे ईमेल आईडीज होते हैं। तो वहां पर मैं क्या करती हूँ, हाँ, आप जैसे वैष्णवी ने कहा है रेस्पेक्टेड सर मैम, मैं लिखती हूँ रेस्पेक्टेड मैडम सर, क्योंकि जनरली लेडीज फर्स्ट, तो मैं लिखती हूँ रेस्पेक्टेड मैम सर। बट आप कैसे भी लिख सकते हैं, सर मैडम गलत नहीं है, बस मैं पर्सनली मैम सर लिखती हूँ, हाइफन डाल के। सिग्नेचर, मेल के एंड में आपको एक सिग्नेचर डालना होगा। सिग्नेचर ये वाला नहीं जैसे हम पेन से लिखते हैं, ईमेल में सिग्नेचर होता है रिगार्ड्स, थैंक यू, बेस्ट विशेस, ऐसा कुछ एक लाइन। जैसे हम जब बचपन में खत लिखते थे, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, ऐसा कुछ लिखते थे ना, ऐसे ही लिखकर आपका नाम और आपका डेसिग्नेशन डालना होगा। अगर आपका कोई डेसिग्नेशन नहीं है तो नाम डालिए, जहां जरूरी है अपना फोन नंबर डालिए, तो कुछ तो सिग्नेचर होना ही चाहिए। फॉर्मल ईमेल में कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं, टू इज TO, नॉट द नंबर 2, कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं। फॉर्मल ईमेल्स में आपको पूरे तरीके से एक्सपैंड करके लिखना होगा। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है जो फॉर्मली एक्सेप्टेबल है, जैसे FYI, फॉर योर इंफॉर्मेशन, PFA, प्लीज फाइंड अटैच्ड। बट ये सब ना पहले वाले ईमेल में हमें नहीं भेजना चाहिए। जब हम टीम को जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं फॉर्मल ईमेल में, बट एक दूसरे को जानते हैं, वहीं पर हमें ये एब्रीविएशंस यूज करना चाहिए। और मैसेज टू द पॉइंट होना चाहिए। कोई भी ईमेल में कहानी नहीं पढ़ना चाहता है तो संक्षिप्त में लिखिए। और अटैचमेंट्स का नाम मैं बता नहीं सकती आपको, कितने सारे लोग हैं जिनका CV ना अजीब अजीब नाम से आता है। न्यू डॉक्यूमेंट 1, न्यू डॉक्यूमेंट 2, ऐसा नहीं। अगर आपका CV है तो CV_ सिमरन जायसवाल, CV_ स्टीवन, जो भी आपका नाम हो ऐसे आपको लिखना होगा। और अगर मान लीजिए कि आप उनको अपना CV, आपका रेज्यूमे भेज रहे हैं, आपका मार्क लिस्ट भेज रहे हैं, आपका पासिंग आउट सर्टिफिकेट भेज रहे हैं, अगर ये सब भेज रहे हैं ना, तो हो सकता है कि उनकी श्रद्धा से ये छूट जाए। तो आपको अपने सिग्नेचर के नीचे लिखना है एनक्लोजर, जैसे हम कथ में लिखते थे ना पहले एनक्लोजर, तो पूरा लिस्ट में डाल दीजिए क्या क्या है इसमें अटैचमेंट। आपका CV है, आपका मार्क लिस्ट है, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, जो भी है वो सब आप लिखिए। ये बस एक बेसिक एटिकेट है ताकि जब आप ईमेल लिख रहे हो आपसे गलती ना हो। अब ये हमने देखा कि आपको सीखना कैसे है ये। अब मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताऊंगी जो फ्री है, जो मुफ्त में है, जो आपको सीखने में सहायता करेंगे। पहला है क्वेस्ट ऐप। अगर आप यहाँ सेशन में आए हैं तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी जानते हो क्या है क्वेस्ट ऐप। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं क्विकली आपको बताती हूँ। गूगल प्ले में, ऐप स्टोर में क्वेस्ट ऐप करके एक ऐप है, जहां पर आप एक स्टूडेंट के तौर पर, एक लर्नर के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद आप उसमें अंग्रेजी सीख सकते हैं। आप उसमें बहुत सारी चीजें सीख सकती है, बट एक उसमें है कम्युनिकेशन स्किल्स भी। तो अगर आप देखेंगे तो ये मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है कम्युनिकेशन स्किल का। ये ऑडियो विजुअल लर्निंग है, और जैसे मैंने कहा था रियल लाइफ सिनेरियोस में है। ऐसा नहीं है कि अजीब अजीब हालातों का है, जो हम हमारे नॉर्मल लाइफ में जो हमारे साथ होता है, इसके बेसिस पर छोटे छोटे ऑडियोज और छोटे छोटे वीडियोज बनाया गया है। इसमें बहुत सरल तरीके से आप सीख सकते हैं। और सीखने के बाद एक असेसमेंट भी है, ये जानने के लिए कि आपने किस हद तक सीखा है। दूसरा एक है डुओलिंगो, ये भी फ्री ऐप है और ये भी आपको प्ले स्टोर में मिलेगा। इसमें डुओलिंगो में आपको एक एडवांटेज ये है कि अगर आप लॉग इन करेंगे और रजिस्टर करेंगे ना, तो अंग्रेजी हिंदी से आप सीख सकते हैं। मैंने 2 स्क्रीनशॉट डाला है यहाँ पर, तो आप पहले वाले स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो उसमें लिखा है अंग्रेजी सीखे हिंदी से। और दूसरे वाले स्क्रीनशॉट में क्या होता है ना, आपका बेसलाइन लिया जाता है कि आपकी अब की स्टैंडर्ड क्या है। क्या आप पहली बार अंग्रेजी सीख रहे हैं कि पहले से आप थोड़ी अंग्रेजी जानते हैं। तो आप उसमें क्लिक करेंगे तो छोटा सा टेस्ट होगा, और उसको आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी अभी अंग्रेजी की लेवल क्या है, और इस हिसाब से आपको ये ऐप सिखाएंगे कैसे सीखना है।
ये है आपका एक स्क्रीनशॉट। तो इसका एक ये है कि बहुत ऑडियो विजुअल है। अब आप चावल तो ऑलरेडी जानते हैं, चावल को मैप किया गया है राइस के साथ। तो अगर आप इसको करेक्टली राइस क्लिक करेंगे ना तो आप यू विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो ये बहुत ऑडियो विजुअल है, बहुत सरल है, और रोज आप 5 मिनट 6 मिनट अगर आप सीखेंगे तो आप आराम से सीख सकते हैं। अभी मैं और मेरे सारे दोस्त डुओलिंगो में सीख रहे हैं एक नई लैंग्वेज, और ये बहुत गेमिफाइड है। आप जानते हैं गेमिफिकेशन क्या है? तो ये मुझे बता सकता है कि गेमिफिकेशन क्या होता है एक ऐप का? गेमिफिकेशन क्या है? खुशबू जी कह रहे हैं कि उनको अभी आवाज नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं खुशबू जी, ये जो फेसबुक में है रिकॉर्डिंग होगा, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी रिकॉर्डिंग होगा। आप कल आकर ये आराम से वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब में हम अपलोड करेंगे 1-2 दिन में, तो आप उसमें आराम से देख लीजिए। आई एम सॉरी कि आपको आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। कोई मुझे बता सकता है गेमिफिकेशन क्या है? ठीक है, कोई नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है तो मैं ही बताती हूँ। गेमिफिकेशन ये है कि जो अब आप सीख रहे हैं ना वो थोड़ा गेम की तरह है। आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं, एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो आपका प्रोफाइल है उसके लिए आप चीजें खरीद सकते हैं आपके पॉइंट्स के साथ। तो इसमें सीखना काफी आसान है और काफी दिलचस्प है। दूसरा है, एक और ऐप है मेमराइज। मेमराइज डुओलिंगो जैसा एक दूसरा ऐप है, ये भी आपको प्ले स्टोर में मिलेगा। वैष्णवी जी पूछ रहे हैं कि इंटरमीडिएट लेवल है। इंटरमीडिएट लेवल में अगर आप है तो आप कोर्सेरा जा सकते हैं। कोर्सेरा मैं कमेंट बॉक्स में डालती हूँ वो चीज है क्या। कोर्सेरा, कोर्सेरा में आप टोफल लेवल में या फिर इंग्लिश ऐसे फॉरेन लैंग्वेज के लेवल में सीख सकते हैं। सजल अगर आप वो लिंक डाल सकते हैं प्रिसाइसली टू अ इंग्लिश कोर्स, आई थिंक लोगों को बहुत यूजफुल होगा। थैंक यू सजल। राइट, तो ये है मेमोराइज। मेमोराइज में भी आप कौन सा लैंग्वेज आप बोल रहे हैं अगर आप डालेंगे ना उस हिसाब से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। A1 अंग्रेजी, अंग्रेजी लेवल, टोफल के 400 शब्द, ऐसे काफी सारे मॉड्यूल्स हैं मेमोराइज में। ये है मेमोराइज के अंदर के पेज का एक स्क्रीनशॉट। अंग्रेजी में और हिंदी में शब्द है ताकि हम आराम से सीख सके। और इसका 2 है, अगर आप देखेंगे स्क्रीन में तो रेडी टू लर्न है, सीखने का वक्त, रिव्यू करने का वक्त। तो जब आप रिव्यू करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपने एक्चुअली कितना सीखा है। अब ये हुआ पूरा अंग्रेजी होलिस्टिकली एक लैंग्वेज की तरह कैसे सीखना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे अभी वैष्णवी जी ने कहा कि वोकैबुलरी कैसे, इंटरमीडिएट जो है तो वो अपना वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करेंगे, या फिर आपको अब लग रहा है कि बेसिक अंग्रेजी आपका हो गया है, आपको अब अपना वर्ड्स, वोकैबुलरी मतलब जो शब्द आप जानते हैं वो कैसे बढ़ाए। तो ये कुछ रिसोर्सेस है। एक है विजुअल्स, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये सेशन करने के लिए मैंने भी ये ढूंढ के निकाला था। तो विजुअल्स में क्या है ना, आप विजुअली देख रहे हैं, आपको अगर मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो आपको दिखेगा कि एक ये पूरा एक वेब की तरह है। इसमें ना मैंने ये सर्च में बस लर्न डाला है। अब लर्न का मतलब हो गया लर्न हियर, लेकिन उससे जुड़े हुए जो भी शब्द है वो सब इसमें आते हैं। तो क्या होता है, जब आप एक शब्द सीखने जाते हैं ना तो उससे जुड़े हुए सारे शब्द भी आप फेमिलियर हो जाते हैं। तो आप एक एक करके देख सकते हैं कि हर चीज का क्या मतलब है। हाँ हाँ पूर्वा जी, मैंने डोल्चे डिक्शनरी देखा नहीं है। और अगर आप ये जो बॉक्सेस है उसके ऊपर अगर आप अपना माउस लेके जाएंगे ना तो आपको उसका मतलब दिखेगा। जैसे लर्न हियर, गेट वर्ड, गेट टू नो और बिकम अवेयर ऑफ, यूजुअली एक्सीडेंटली। और उसमें सेंटेंसेस भी होते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाता है। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा, बिकॉज जनरली डिक्शनरी में प्रॉब्लम क्या है ना, आप देखेंगे तो सिर्फ वही होता है, हम कोई एसोसिएशन नहीं बनाते हैं उसको। तो ये विशु वर्ड उसके लिए बहुत बहुत यूजफुल है। दूसरा जो बहुत अच्छा एक चीज है वो है वन लुक डिक्शनरी सर्च। वन लुक खुद एक डिक्शनरी नहीं है, बट अगर आप उसमें अपना वर्ड डालेंगे जैसे लर्न, तो जितने सारे ऑनलाइन डिक्शनरीज है ना उस सब का लिंक आपको मिलेगा। तो जैसे अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो 42 डिक्शनरीज, 42 डिक्शनरीज
जिसमें लर्न शब्द है उसका लिंक नीचे दिया गया है। और सबसे अच्छा मुझे इसमें ये लगा, ये डिक्शनरी वाला चीज नहीं है, वहां मैंने टॉप राइट कॉर्नर में लाल गोल लगाया है, रिवर्स डिक्शनरी। ये रिवर्स डिक्शनरी बहुत कमाल की बात है। आप कोई मुझे बता सकता है ये रिवर्स डिक्शनरी क्या हो सकता है? कोई आइडिया कि क्या है ये रिवर्स डिक्शनरी? जल्दी से लेके, मेरे पास वेट करने के लिए टाइम नहीं है, 8 मिनट में मुझे सेशन खत्म करना है। ठीक है, रिवर्स डिक्शनरी है कि आपके साथ ये कभी हुआ है क्या कि आपके पास, नहीं ऑपोजिट नहीं, कि आपके पास दिमाग में आइडिया है लेकिन वो शब्द क्या है आप जानते नहीं है, तो ये है रिवर्स डिक्शनरी। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, मान लीजिए कि लर्न क्या है, मतलब लर्न शब्द मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो मैं डाल रही हूँ टू स्टडी समथिंग, कुछ सीखना, तो आपको वो सारे वर्ड्स मिलेंगे जो इस मतलब से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा है जब हम कुछ नया बोलना चाह रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं कि यहाँ पर कौन सा शब्द यूज करना है। तो वन लुक भी बहुत एक अच्छा रिसोर्स है ऑनलाइन। अब लिखने के लिए भी मैं एक छोटा सा रिसोर्स आपको शेयर करती हूं कि वर्ड में हम ग्रामर कैसे चेक करेंगे। जैसे आप देख लीजिए, यहां पर मैंने गलत तरीके से लिखा है, आई वॉन्ट लर्न इंग्लिश। एकदम पक्का हो तो इट शुड बी आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश या फिर आई वॉन्ट लर्न इंग्लिश, दोनों हो सकता है। तो क्या करेंगे, एक तो ये ग्रीन कलर आता है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसे वाला लाइन, इसका मतलब है कि ग्रामर गलत है। अगर आप उस पर राइट क्लिक करेंगे उस हरे वाले में, तो आपको जो स्क्रीनशॉट है वो मिलेगा, अबाउट दिस सेंटेंस। अबाउट इस सेंटेंस में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि इस सेंटेंस के साथ क्या गलती है। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। आई के साथ वांट्स नहीं होना चाहिए, वांट होना चाहिए। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सुनेंगे तो हम बहुत मतलब बौखला जाएंगे कि ये है क्या चीज, बट आप एग्जाम्पल देखिए, वॉट वॉज स्टीफन एंड लॉरा, नहीं स्टीफन और लॉरा दो लोग हैं तो वॉज नहीं वेयर, वॉट वेयर स्टीफन एंड लॉरा। टॉम वॉच नहीं, टॉम वॉचेस। तो कहां पर सिंगुलर होना चाहिए, कहां पर प्लूरल होना चाहिए, वो बता रहा है ये। तो आई वॉन्ट्स नहीं, आई वॉन्ट होना चाहिए। ये है एमएस वर्ड। तो जब आप ईमेल भी लिख रहे हैं ना, पहले आप वर्ड में लिखिए और आप एक स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कीजिए। स्पेलिंग एंड ग्रामर है आपके टूल बार में, रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर, मैंने उसको लाल गोल लगाया है। तो अगर आप करेंगे तो आपके जो सारे ग्रामर मिस्टेक्स है आपको दिखेगा। अब आपके पास वर्ड नहीं है, आप फोन में कर रहे हैं, तो एक ऑनलाइन रिसोर्स भी चाहिए होगा। उसके लिए बहुत अच्छा है बी करेक्ट। बी करेक्ट में उनके जो बॉक्स है, अगर आप वहां पर टाइप करेंगे तो वो तुरंत आपको बताएगा कि क्या गलती है। मैंने लिखा है आई वॉन्ट्स लर्न इंग्लिश, और बी करेक्ट में राइट साइड में लिखा है कि ग्रामर गलत है, वॉन्ट्स नहीं होना चाहिए, वॉन्ट टू होना चाहिए। बस मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उसको एकदम रट्टा मत मारिएगा, बस आप समझिएगा कि क्या गलती है और सीखिएगा। अब इतना सारा ये सब ना हम अंग्रेजी पर फोकस कर रहे थे। मेरा एक और ये है कि ये कम्युनिकेशन में आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहिए। अगला जो सेशन है कल का, वो गौरी जी इसी टॉपिक में लेंगे, बट मैं थोड़ा बहुत इसको टच कर रही हूँ। कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए, ऑल इंडिया रेडियो नहीं होना चाहिए, जूम कॉल होना चाहिए जहां पर हम आपस में बात कर सकते हैं। आपको इंटरोगेटिव्स यूज करना चाहिए। जैसे मैं आपसे बीच बीच में सवाल पूछती हूँ ना कि आपके पास कोई आइडिया है क्या, आपको क्या लगता है, इसी को हम इंटरोगेटिव्स कहते हैं। अंग्रेजी में कुछ एग्जाम्पल्स है, व्हाट डू यू थिंक, आपका ओपिनियन क्या है। और दूसरा ये पैराफ्रेज। पैराफ्रेज का मतलब है कि हम एक नई भाषा सीख रहे हैं, तो किसी ने कुछ लंबा चौड़ा सा एक भाषण दिया हमें, तो हमें मतलब करीब करीब समझ में आया है, बट हो सकता है कि कुछ हमसे छूट भी गया हो। तो उन्होंने अभी जो भी कहा उसको संक्षिप्त में आप उनको वापस कहना, इसी को हम पैराफ्रेज कहते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम नया लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, हो सकता है कि हमसे गलतियां हो, तो हमेशा पैराफ्रेज कीजिए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेटिव इंग्लिश के बारे में बात कर रहे थे। एक अंग्रेजी हम कैसे सीखेंगे, दूसरा हम इफेक्टिवली बात कैसे करेंगे। बॉडी लैंग्वेज, जब हम एक नई भाषा में बोल रहे हैं, हमारा बॉडी, जैसे नॉर्मली भी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
जब हम कुछ नए भाषा में बोल रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज इवन मोर इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओपन होना चाहिए हमारा पोस्चर, जितना ज्यादा हम स्ट्रेस्ड है वो लोगों को पता चलता है तो वो भी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो ओपन रहिए, रिलैक्स रहिए, देखिए उनको जैसे मैं कैमरा में देख रही हूँ अभी, ताकि आपको लगे कि मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। जैसे आप जिससे बात कर रहे हैं उनकी तरफ देखिए, ऐसे मान लीजिए कि मेरे सामने लोग हैं तो मुझे ऐसे बात करना चाहिए। आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए, बट घूरना नहीं है कि एक ही इंसान को मैंने देख लिया आधे घंटे के लिए। जिससे भी आप बात कर रहे हैं ना, 2-2 सेकंड आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए। अगर इंटरव्यू में है तो आपका जो पूरा बैग फाइल सब कुछ आप अपने लैप में मत रखिए, गोद में मत रखिए। जो फाइल है सामने टेबल में रखिए, जो बैग है नीचे रखिए, ताकि आपके हाथ फ्री है। ऐसा भी नहीं कि आप ऐसे ऐसे बात करेंगे, बट थोड़ा आप जेस्चर करेंगे तो समझने में ज्यादा आसानी होती है। फाइनली, एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड, कुछ भी नया सीख रहे हैं तो अपने आप को फिर से एक बच्चा समझिए, और अगर हमसे गलती हो जाए तो ये सोचिए कि एक अपॉर्चुनिटी है सही सीखने का। अगर आपको फीडबैक मिल रहा है, खुशी खुशी उसको ले लीजिए, फीडबैक पूछिए लोगों से। अगर आपको लग रहा है कि किसी की अंग्रेजी या किसी की कम्युनिकेशन स्किल आपसे ज्यादा अच्छा है तो बेहिचक उनसे मदद मांगिए। अगर वो करने के लिए नहीं तैयार तो नहीं तैयार है, बट आपको मांगना चाहिए। और एक दिन आपने 4 घंटा सीखा फिर कभी नहीं छुआ आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। आराम से रोज 5, 10, 15, 20 आधा घंटा आपको रोज रोज सीखना चाहिए। बी पेशेंट, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से सीखेंगे। और बी काइंड टू योर सेल्फ, खुद को गाली मत दीजिए कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे नहीं आती है इसका मतलब है वो मुझसे ज्यादा होनहार है, उसको ज्यादा मतलब और बड़ा नौकरी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक ही जैसे हैं। और अगर आपके दोस्त को नहीं कुछ आप अगर आपकी दोस्त ने कोई गलती की तो क्या आप उसको तुरंत गाली देंगे? नहीं, आप उसको प्यार से समझाएंगे। तो आप अपने खुद का दोस्त बनिए और आराम से शांत तरीके से सीखिए। ये था हमारा आज का सेशन। अभी मैं फिर से चैट बॉक्स देखती हूँ, बट अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो अभी आप भेज सकते हैं। और एक फॉर्म शेयर करेंगे, सजल ने एक फॉर्म शेयर किया है, सजल मिश्रा, आप उनको जानते होंगे, वो हमारे टीम के हैं। वो फॉर्म अगर आप भरेंगे तो सबका ईमेल आईडी हमारे पास रजिस्टर होगा और हम आपको ये पीपीटी भेज पाएंगे। फ्रॉम विच ट्रेनिंग सेंटर? ट्रेनिंग सेंटर आप कुछ भी डाल दीजिए, सबसे जरूरी है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जो भी आपके पास ट्रेनिंग सेंटर डिटेल्स है वो आप डाल सकते हैं, बट नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वैष्णवी जी। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, कल हमारा सेशन है गौरी जी के साथ, जिनको आप सब जानते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करना है ये गौरी जी आपको कल बताएंगे, तो इसी टाइम पे प्लीज ज्वाइन कीजिए आप सब लोग। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक चैनल है, अगर आप फेसबुक में अभी मेंबर नहीं है तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर आप बाद में भी वीडियोस देख सकते हैं, वीडियोस देख कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू कि आपने इतने शांत तरीके से इतना टाइम हम सबके साथ स्पेंड किया। थैंक यू गाइस। एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू गुड़िया जी। सजल जी ने फिर से फॉर्म शेयर किया है, तो आप प्लीज देखिए। ये जो आपको ये अगर आपके पास नहीं मिला है तो हमारे फेसबुक पेज में भी ये पोस्टेड है, उसमें जो लिंक्स है आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। जो आज का जूम का लिंक है उसी में आप आ सकते हैं, ये रोज इसी जूम लिंक में होगा हमारे सेशंस। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। यूट्यूब चैनल है माई क्वेस्ट बिहार। हमारा फेसबुक पेज और हमारा यूट्यूब पेज ये है, आपको अभी स्क्रीन में जो स्लाइड दिख रहा है। मैं आपको एंकरेज करूंगी कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछे। वैसे फेसबुक में मुझे उनका नाम याद नहीं, बट किसी ने मुझसे पूछा था कि कौन से बुक्स है जो शुरू के लिए अच्छे हैं। मुझे पता नहीं कि आपको कौन सा टाइप बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन मैं अभी जो कह रही हूँ, मैं ये अस्यूम कर रही हूँ कि आपका जो अंग्रेजी का लेवल है वो बहुत बिगिनर लेवल का है। आपको ये पीपीटी शेयर किया जाएगा तो पीडीएफ में भी हम शेयर कर सकते हैं। सजल, जब हम पीपीटी शेयर कर रहे हैं उसको पीडीएफ बना के शेयर कर सकते हैं क्या प्लीज? थैंक यू सजल।
हाँ, तो जो बुक्स है, एक है, आपने एनिड ब्लिटन सुना है क्या? एनिड ब्लिटन, अभी मैं कमेंट बॉक्स में डाल रही हूँ। एनिड ब्लिटन, एनिड ब्लिटन एक ब्रिटिश ऑथर है जिन्होंने काफी सारे बच्चों की बुक्स लिखे हैं। फेमस 5, सीक्रेट 7। मुझे सीक्रेट 7 उतना अच्छा नहीं लगता है, बट अंग्रेजी सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों सीरीज है, ये बुक्स करीब 30-40 है, हर एक बुक अलग अलग कहानी है, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर कोई पढ़ना हो, आप ये पढ़ सकते हैं। या फिर मेरे हिसाब से अगर हम इंडिया में बैठ के आराम से करना चाहते हैं तो टिंकल, चाचा चौधरी के जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, चंपक, जो बच्चों के जो पीरियोडिकल्स होते हैं ना, महीने का, अमर चित्र कथा, ये सारी चीजें बहुत सरल अंग्रेजी यूज करती है, तो सीखने के लिए बहुत आसान है। अगर आपकी अंग्रेजी थोड़ी इंटरमीडिएट लेवल की है तो आप जो क्लासिक बुक्स है वो थोड़ा सीख सकते हैं, या फिर बिना पैसे स्पेंड करके अगर आपको करना है तो गुटेनबर्ग प्रोजेक्ट, इसको भी मैं कमेंट बॉक्स में डाल रही हूँ, लेकिन ये फेसबुक में थे शायद, गुटेनबर्ग प्रोजेक्ट, GUTENBERG, गुटेनबर्ग, जिन्होंने पहला बाइबल प्रिंटिंग प्रेस में पहला बाइबल छपवाया था, गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग प्रोजेक्ट में काफी सारे बुक्स ऑनलाइन मुफ्त मिलते हैं, तो आपको कोई पैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, तो आप गुटेनबर्ग प्रोजेक्ट में जाकर भी काफी सारे क्लासिक बुक्स पढ़ सकते हैं। बट आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर आपकी अंग्रेजी ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल की है ना, तो आपको एडिटोरियल पेज पढ़ना है, जो ऑपेड पेज होता है, बड़े बड़े जो एस्से है, वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी अंग्रेजी में काफी इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन वो सिर्फ अगर आपकी इंटरमीडिएट लेवल में है। अगर आप बिगिनर लेवल का है तो आप फ्रंट पेज, बैक पेज। पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स काफी अच्छा है पढ़ने के लिए, क्योंकि एक उसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं होते हैं, सरल भाषा होती है, और आपको इश्यू ऑलरेडी पता है, तो आपको पढ़ते वक्त ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। तो आई होप आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन वेल। अगर और मोर देन इंटरमीडिएट लेवल, हायर कुछ भी पढ़िए ना, जैसे अभी मैंने कहा था यू कैन रीड बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स। अगर आपको इंडियन ऑथर्स जैसे सलमान रश्दी, BS नायपॉल, अमिताभ घोष, बहुत सारे लोग हैं, उनके बुक्स पढ़ सकते हैं। बच्चों के लिए एक्चुअली अगर आप इंटरमीडिएट लेवल है तो हैरी पॉटर इज ऑल्सो अ गुड चॉइस। हैरी पॉटर बिगिनर्स के लिए भी वो चलेगा वैसे, बट एकदम बिगिनर नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत आपको जानना है। खुशवंत सिंह, थैंक यू सजल, लॉट ऑफ इंडियन ऑथर्स, थैंक यू स्टीव, अगाथा क्रिस्टी, इंटरमीडिएट। लेकिन जो ब्रिटिश ऑथर्स है ना, उनका थोड़ा यूसेज होता है जो बिगिनर्स के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर और कोई सवाल नहीं है तो कैन वी एंड दिस सेशन। आई होप कि आप सब लोगों को इससे कोई फायदा हुआ है, एंड दैट यू विल यूज ऑल द रिसोर्सेज इन दिस, एंड कि कल यू विल ऑल जॉइन अस बैक फॉर द नेक्स्ट सेशन ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। थैंक यू सो मच। I am going to stop sharing the screen. Thank you guys. Have a good day.